सामने एक तज्जिया रखना है। तज्जिया है जनाब हबीब अकरम साहब के हाल ही में शाया होने वाले एक वीलॉग पर। हबीब अकरम पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी, वीलॉगर, तज्जिया निगार और रिपोर्टर हैं। हबीब अकरम साहब का मैं ज़ाती हैसियत में भी बहुत एहतराम करता हूँ। हबीब अकरम साहब का मेरे साथ पहला टाकरा गालिबन 2018 की शुरुआत में हुआ। इलेक्शन 2018 से पहले मुझे जनाब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने अपने शो में ले रखा था। मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर के तौर पर अमेरिकी जो सियासत थी उस वक्त की, उसके ऊपर तबादला ख्याल करने के लिए उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। और हबीब अकरम साहब की जो वजह शोहरत है पाकिस्तान में, वो उनके इलेक्शन से पहले के सर्वेज होते हैं। हबीब अकरम साहब बहुत मुस्तनद सर्वे मास्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पर जाके सर्वेज करते हैं और लोगों के सामने एक ऐसी मंजर कशी करते हैं कि उन्हें इलेक्शन से पहले ही नताइज के बारे में थोड़ा सा अदराक हो जाता है। और अमूमी तौर पर या ज़्यादातर, अगर बहुत ज़्यादा धांधली ना हो, तो हबीब अकरम साहब के जो नताइज होते हैं सर्वेज के, वो बिल्कुल असल हकीकत के करीब होते हैं। बहरहाल वो जो टीवी प्रोग्राम था जिसमें मैं अमरीकी सियासत के ऊपर बातचीत करने के लिए बैठा था, उसी में हबीब अकरम साहब पाकिस्तानी जो इलेक्शन आ रहे थे उनके ऊपर अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे ग्राउंड से कि सर्वेज क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने ब्रीफिंग दे डाली तो मैंने भी अपनी कुछ गुजारिशात उस शो के अंदर रखी। तो हबीब अकरम साहब स्क्रीन पर बैठे हुए एकदम से चौंक गए कि अमेरिका में शिकागो में बैठा हुआ एक प्रोफेसर जो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के साहिवाल के, फैसलाबाद के, टोबा टेक सिंह के हलकों के ऊपर किस तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, हबीब अकरम साहब ने वापसी में शायद ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसे ही गप्पे हाँक रहा है ये बंदा या इसको वाकई ग्राउंड का कुछ पता है, तो मेरे से को 2-3 हलकों के बारे में सवाल दाग दिया कि ज़रा चनियोट के हलके के बारे में बताएं, वहाँ कौन कौन एक दूसरे के सामने और क्या मुतवक्के नताइज है, और कुछ और हलकों के। और मैंने हबीब अकरम साहब के अल्लाह ने बचा लिया कि वो मैंने दुरुस्त जवाब दिए कि चनियोट से उस हलके से कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है और जीतने के चांसेस क्या होंगे। और फिर जब नताइज आए तो तकरीबन वही नताइज आए जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे। बहरहाल यहाँ से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ और मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि हबीब अकरम साहब बहुत मजे हुए तज्जिया निगार हैं, उनको ज़रूर सुना कीजिए। लेकिन हाल ही में उनका जो मैंने वीलॉग देखा उसने मुझे ज़रा थोड़ा सा चौंकाया, क्योंकि उसमें उन्होंने एक मिलिट्री जनरल साहब को बहुत सारा क्रेडिट दिया। पाकिस्तान के अंदर जो 5 बिजली की IPPs या बिजली बनाने वाले कारखानों के मुआहदे हाल ही में कैंसिल हुए, तो उसमें उन्होंने जनरल साहब के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात की और पूरा क्रेडिट उनको दिया कि किस तरीके से जनरल साहब ने बहुत अरक्रेजी की, उन मुकदमात को बहुत उन मुआहदों को बहुत बारीक बीनी से देखा और फिर उन्हें यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें कैंसिल करवा दिया और पाकिस्तान को हर साल 60 से 80 अरब रुपए बचेंगे। मैं इस अब ये मेरे लिए इंसिडेंट के ऊपर बात हैरानी का तज्जिया था इन जनरल साहब हबीब अकरम साहब ना सिर्फ इसकी सपोर्ट कर रहे थे कि जनरल साहब ने ये किया, उनको ये करना चाहिए था, बल्कि हबीब अकरम साहब का और मेरा काम इससे और आगे के लिए भी ऐसे काम का नहीं राह हमवार, बल्कि ओवरऑल अब अमूमी तौर पर तो ये बात लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान चल रहे हैं 50 अरब या 60 अरब या 80, मैं ये बात करूंगा कि जब इन 5 पहला सवाल जब इन 5 मुआहदों के बारे में अच्छी बात है, तो इसमें जनरल साहब ने अरक्रेजी के साथ देखा कि ये गलत हुए तो उनको कैंसिल करवा दिया और पाकिस्तान को पैसे बच रहे। इसका मतलब ये मुआहदे गलत हुए। ये मुआहदे किसी हुकूमत ने किए होंगे, किसी ने इसकी अप्रूवल दी होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी होगी, उसमें कंसल्टेंट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, किसी ने राय दी होगी, किसी ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी। इसका मतलब उन तमाम लोगों ने करप्शन की होगी। इसका मतलब ये जो मुआहदे थे ये शायद 20, 25, 30 साल से हुए हैं। इसका मतलब हर साल भी अगर आप देखें, अगर कौम 80 अरब रुपया हर साल दे रही थी तो अभी तक 1000, 1500 या 2000 अरब रुपए तक ये बिजली घर नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से ले चुके होंगे। इसका मतलब गरीब कौम का बहुत सारा पैसा लूटा जा चुका होगा। तो अब सवाल ये है कि जब जनरल साहब ने इनको कैंसिल करवाया तो वो जितने चोर थे जिन्होंने ये मुआहदा किया था, जिन्होंने इसके अंदर सहूलतकारी की थी, जिनके साथ ये हुआ था, जो पैसा लूटा गया वो वापस क्यों नहीं मिल रहा? निशानदेही क्यों नहीं हो रही कि किस किसने लूटा, वो किसने करनी है? अगर ये मुआहदे गलत और सही का काम जनरल साहब ने किया है तो क्या उन चोरों को किसी और ने पकड़ना है? वो भी तो इन्होंने ही करना था। ये तो पहली बात हो गई। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ ये आते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत बड़ा मसला है। एक तो हम पंखा चलाते हैं, उससे हम बल्ब चलाते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा यूजेज है वो इंडस्ट्री के अंदर है।
उसकी प्रोडक्शन कास्ट है वो कम होगी, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि आलमी मार्केट में हम कंपैरेटिव हो जाएंगे प्राइस वाइज, हम सस्ती कीमत पर चीज़ें बेच सकेंगे, जिससे हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुल्क के अंदर डॉलर ज़्यादा आएंगे, ओवरऑल मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप हबीब अकरम साहब एक किस्म का मिलिट्री जनरल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की, जो इकॉनमी है या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, उसको वो जायज़ करार दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इस इन्वॉल्वमेंट को आज जायज़ दे रहे हैं और सताइश कर रहे हैं, तो फिर कल को जनरल साहब ये भी बता सकेंगे कि फलां बंदे को इस चीज़ का मिनिस्टर होना चाहिए। और अगर वो ये बता सकेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि वो सोचेंगे यार मौजूदा लोगों के अंदर किसी में इतना फहम नहीं है, तो इसलिए फलां बंदे को मिनिस्टर होना चाहिए, इसके लिए फलां पार्टी को उसे टिकट देना चाहिए, फिर उसे जीतना चाहिए और फिर उसे मिनिस्टर बनना चाहिए, और फिर वो सनत का या एनर्जी का या किसी भी चीज़ का वो मिनिस्टर होना चाहिए। तो हबीब अकरम साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर हमने ये रास्ता खोलना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हबीब अकरम साहब पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, जनरल साहब पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन हबीब अकरम साहब के लिए छोड़ रहा हूं कि अगर इतने अहम जो इकॉनमी का डिसीजन है, दूसरे लफ्जों में जो सनत का डिसीजन है और जो रियासत का डिसीजन है, और जाहिर है वो सियासत का भी डिसीजन है, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आप दूसरी चीज़ों में आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रोकेंगे, और आप ये किस तरीके से फैसला करेंगे कि आपने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देनी और जो सियासी फैसला साजी है उसके ऊपर आपने कुछ सवालात उठाने हैं। ये मेरा इसके ऊपर तजिया था। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब तो आपको पता है कि अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी दोनों बहनें अलीमा खानम साहबा और उज़मा खानम साहबा को जेहलम की जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। वजह यही है, मैंने जैसे आपको बताया कि अलीमा खानम साहबा को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर वो डी चौक का जो धरना है उसे कॉल ऑफ कर दें, इमरान खान से पूछे बगैर, बात किए बगैर वो उसे कॉल ऑफ कर दें, तो फिर उन पर कोई पर्चा नहीं दिया जाएगा, उन्हें किसी जेल में नहीं रखा जाएगा। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें अब जेहलम की जेल में रखा गया है, और साथ साथ ये भी मेक श्योर किया गया है कि कहीं जेल के अंदर जेल का जो स्टाफ है वो उनकी इमरान खान साहब से इन दिनों में मुलाकात ना करवा दे। उसकी वजह यह है कि अलीमा खानम साहबा तो रिमांड की वजह से बाहर आ रही हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, इसलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद से कैद होने के बावजूद उन्हें ऑल द वे जाकर जेहलम में रखा हुआ है। मैं ये आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अगले कई दिन तक कोई शख्स भी इमरान खान से मिले और वो उनका पैगाम लेकर बाहर आए। अब ये डर किस बात का है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगली खबर ये है कि उमर अयूब साहब ने जियो टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त बात कही, और वो पश्तून जिरगा के बारे में उन्होंने बात कही, और उन्होंने कहा कि ये लोग होश के नौखन नहीं लेते, ये लोग समझते नहीं हैं कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं जो इनके गले पड़ जाती है और फिर ये पछताते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, उन्होंने मौजूदा मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि डीजी, जी हाँ इंटेलिजेंस के डीजी, अब पता नहीं डीजी ऐसा ही कह रहे थे या डीजीएमआई कह रहे थे, लेकिन डीजी उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के डीजी या डीजीआई भी कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि डीजी इंटेलिजेंस जो थे वो तरले कर रहे थे बाहर बैठे अली अमीन गंडापुर के कि किसी तरीके से हमारी जान छुड़वाएं, और ये जो लोगों की वहाँ 4 लोग शहीद हो गए हैं, अब इसके बाद जो उसकी रेमिफिकेशंस होनी है उसको ज़रा कंट्रोल करें। और उन्होंने कहा कि उनके तरले किए गए, और जाहिर है वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर ये शहादतें जो हुई ये बात फैलती, और इसको जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और दूसरे लोगों ने, अकाबरीन ने जिस तरीके से अक्लमंदी से इसको सुलझाया, ना सुलझाते तो ये आग फैलते फैलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती। तो ये बात तो उमर अयूब साहब की मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी थी जिसने भी की, और ये नहीं करना चाहिए था ताकत का इस्तेमाल। ये तज्जिया मैं आपको दे चुका हूँ उससे पहले पिछले वीलॉग में कि ये ओवरऑल जो पश्तून जरगा और ये जो पीटीएम है, ये मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये शायद इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है पश्तून बेल्ट में उसको कम करने के लिए ये किया जा रहा है।
और एक पैरेलल फोर्स जो है वो क्रिएट की जा रही है। मेरा पिछला वीलॉग देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी तफसील के साथ इसको डिस्कस किया, और उससे पहले भी एक आध दिन मैंने इसको पूरी तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहां मैं उमर अयूब साहब का ये जो उन्होंने बयान दिया उसकी सताइश भी करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। लेकिन क्योंकि मुझे सारी पिक्चर आपके सामने रखनी होती है, जो सोशल मीडिया पर मैंने कई लोगों का एक सवाल देखा जो उमर अयूब साहब के इस तजिए पर था, और वो सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। एक लिखने वाले ने यह सवाल पूछा कि उमर अयूब साहब अगर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि डीजी इंटेलिजेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरले कर रहे थे कि अब हमें बेल आउट करवाइए, हमारी जान छुड़वाइए जो कुछ वहां हुआ है, तो उन्होंने सवाल पूछा कि